जाते समय लोग भजकर निकले हैं। बिजली गिरने का लाइव फुटेज कैमरे में कैद हुआ है। बगल के वृक्ष पर गिरा तो इसी बीच फिरोजाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां पर राधा अष्टमी के मौके पर राधे कृष्ण मंदिर पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला है। पूरे मंदिर को खूबसूरती से सजाया गया है और सुबह से ही राधा रानी का अभिषेक कर पूजा अर्चना की जा रही है। प्रसाद वितरण के साथ ही भक्तों ने भक्तिभाव से इस पर्व को मनाया है। और इंडिया न्यूज संवाददाता सौरभ उपाध्याय ने मंदिर के महंत और श्रद्धालुओं से खास मौके को लेकर बातचीत भी की है। देखिए, आज राधा अष्टमी का महापर्व है, जहां परसाना में और पूरे ब्रज में इसकी धूम है। तो वहीं बात कर लें सुहाग नगरी फिरोजाबाद की, पीछे तस्वीरों में आप दिखा दीजिए संकट मोचन हनुमान जी मंदिर है। और यहाँ पे जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई थी, उसी भव्यता के साथ राधा अष्टमी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बाकायदा देखिए, श्री राधा अष्टमी जन्मोत्सव को लेकर बधाइयां जो है वो सुबह से जो है भक्त दे रहे हैं, श्रद्धालु ले रहे हैं। बाकायदा यहाँ पे जो प्रसाद वितरण है वो किया गया है, वही बहुत ही भव्यता के साथ यहाँ पे राधा रानी का जन्मोत्सव जो है मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण की लाडली राधिका का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और देखिए, तमाम ये श्रद्धालु और पूरी तरीके से मंदिर को भव्यता के साथ सजाया गया है। इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ और यहाँ महंत जो है इसके वो हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, क्या महत्व है, कैसे राधा रानी का? देखिए, एक बार दर्शन करा दीजिए पहले सभी दर्शकों को कि राधा रानी कितनी भव्यता के साथ पूरे मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया है, किस तरह पूजा अर्चना आज सुबह से की जा रही है, और बताएं क्या महत्व राधा रानी की। जय जय श्री राधे। आज श्री राधाष्टमी महामहोत्सव है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी, कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण की जन्माष्टमी और शुक्ल पक्ष में राधा रानी की श्री राधा अष्टमी। राधाष्टमी बीनस्य, राधाष्टमी बीनस्य जन्माष्टमी ना फलम लभेत। कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत किया जाए और राधा रानी को छोड़ दिया जाए, उनका व्रत नहीं किया जाए तो जन्माष्टमी का अधूरा रह जाता है। कैसे? जैसे गाड़ी के दो पहिया हैं, एक पंचर हो जाए, एक में हवा हो तो गाड़ी चल पाएगी नहीं। तो दोनों में समता होनी चाहिए। इसी प्रकार से इसको युगल अष्टमी कहा गया है। कृष्ण पक्ष की कृष्ण की और शुक्ल पक्ष की श्री राधा रानी की। तो ये व्रत बड़े धूमधाम से भक्तजन मनाते हैं। प्रातः 4 बजे मंगला होता है, जन्म होता है श्री राधा रानी का। कमल के फूल में आप दर्शन कीजिए, अद्भुत दर्शन, दिव्य दर्शन श्री राधा रानी के। और पंचामृत में अभिषेक करके सब भक्त श्री जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से, नगाड़ा बजता है, सेनाइयां बजती हैं और खूब धूमधाम से बैंड बाजों के साथ में राधा रानी को खीर का प्रसाद लगता है, अरबी का प्रसाद लगता है और खोआ मिश्री की कुल्ली का प्रसाद लगता है। विशेष रूप से पान का प्रसाद श्री जी को बहुत प्रिय है। बीड़ी, वो प्रसाद की बीड़ी लगाई जाती है। समस्त वक्त न जाने कहाँ से दूर दूर से आते हैं, आनंद लेते हैं, राधा रानी को हृदय में प्रकट करते हैं और हृदय रूपी झूले से झूला। अच्छा पंडित जी, आप ये बताइए, पिछली बार आपने हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बताया कि तमाम एकादशी का जब जो व्रत करते हैं उससे अधिक फल मिलता है एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करने पर, और उससे अधिक फल मिलता है श्री राधा रानी के जन्मोत्सव पर व्रत करने पर। क्या महत्व है? कहते हैं कि 1 करोड़ कोई जन्माष्टमी का एकादशी का व्रत करे और एक जन्माष्टमी का व्रत कर ले, उसके बराबर करोड़ों का फल प्राप्त होता है। लेकिन कहते हैं हजारों जन्माष्टमी का व्रत और एकमात्र जो कि गुप्त रूप से राधा रानी का व्रत है, इसको कोई वैष्णव जान करके और कृपा पूर्वक भगवती की कृपा से कर ले तो उसको करोड़ों एकादशी का, करोड़ों जन्माष्टमी का फल प्राप्त होता है। ऐसा पद्म पुराण में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है। कैसी धूम है यहाँ पे राधाष्टमी? राधाष्टमी की ऐसी धूम है कि इनका नाम है श्री बरसाने वाली। और बरसाने वाली तो बरसात तो करेंगी, उनका कृपा बरसाने का काम है। तो सुबह से 3 बजे से, जब से 4 बजे की तैयारी थी जन्म की, तभी से जल की वृष्टि हो रही है खूब धूमधाम से, तभी से जल बरस रहा है और तभी से कीर्तन चल रहा है। बिल्कुल, देखिए राधा रानी के जन्मोत्सव पर लगातार जल भी बरस रहा है। क्या कहेंगे? राधा रानी का जन्मोत्सव है, सभी श्रद्धालु मैं देख रहा हूँ कि तस्वीरों में एक बार दिखा दीजिए कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो राधा रानी के चरणों में हाजिरी लगाने आए हुए हैं। क्या कहेंगे? आज बहुत ही उत्सव है। हालांकि सुबह 3 बजे से आज बारिश हो रही है और राधा रानी का जन्म जो है 4:05 पे हुआ था, और लेकिन ऐसा लग रहा था कि क्या नाम आज बारिश काफी हो रही है तो इस वजह से श्रद्धालुओं में उत्साह कम हुआ। लेकिन उस श्रद्धालुओं ने उस उत्साह को
बिल्कुल ही नगार कर दिया और बहुत उत्साह है और बड़ी जोर शोर से राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बिल्कुल जोर शोर से मनाया जा रहा है। आप बताइए कैसा जन्मोत्सव मनाया? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा है। राधे राधे। आप बताएं कैसा जन्मोत्सव? राधा सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई थी, उसके बाद से अभिषेक हुआ था और सुबह से ही अभी तक रात को 12 बजे तक कीर्तन वगैरह चलता रहेगा और पूरा प्रोग्राम हो रहा है। 2-3 बार केक कटे हैं राधा रानी के और बड़े उत्साह से सभी, काफी भीड़ है और यहाँ सारे ही शहर के लोग आते हैं। आप बताइए राधा रानी का जन्मोत्सव है, क्या कहना चाहेंगे? इधर देख के बताइए। राधा रानी का जन्मदिन है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि सभी लोग धूमधाम से मनाएं। ये हमारी भारतीय परंपरा है और इसको नगरी में कैसी धूम है राधा रानी की? बहुत बढ़िया है। हम कई मंदिर घूम के आ रहे हैं। उधर चीन के तियानजिन में आज से शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत दूसरे नेता भी शिरकत कर रहे हैं। इस बारे में यह शिखर सम्मेलन किसी और खास वजह से चर्चा में है। दरअसल इस शिखर सम्मेलन को भारत और चीन के खिलाफ अमेरिका के छेड़े गए टैरिफ युद्ध के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें दुनिया की 4 शक्तिशाली नेताओं ने में से 3 एक ही मंच पर जुटने वाले हैं और एक मंच पर दिखाई भी दिए। और जब दुनिया के 3 सबसे ताकतवर नेता एक साथ मंच पर दिखे तो पूरी दुनिया की निगाह सिर्फ इस शंघाई सम्मेलन पर है, क्योंकि यहां से दुनिया के टैरिफ किंग बने US प्रेसिडेंट ट्रंप को एक संदेश जाएगा और संदेश ये भी देने की कोशिश कर रहा है कि जो RIC अभी तक सपना के तौर पर देखा जा रहा है वो साकार लेता नजर आ सकता है। रिपोर्ट देखिए। जिनपिंग बोले जय हो, विपक्ष में भय हो। RIC का भय, ट्रंप की बर्बादी तय। RIC कमाल दिखाएगा, ट्रंप हाथ मलता रह जाएगा। SCO समिट से पहले तियानजिन में ये मुलाकात अमेरिका के लिए बड़ा संदेश दे गया और संदेश ये कि जब विपरीत हालात होते हैं तो पुराने पड़ोसी साथ आते हैं, पुराने विवादों को सुलझाने और नए सिरे से रिश्तों की नई शुरुआत करने। और चीन के साथ भारत के रिश्तों की नई शुरुआत हो रही है। ऐसे वक्त में जब US दुनिया के कई मुल्कों के साथ टैरिफ वार में जुटा है और भारत अब इसका माकूल जवाब देने के लिए तैयार हो गया है। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पहली मुलाकात तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई, लेकिन जब रसिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ जब ये तिकड़ी नजर आएगी तो पूरी दुनिया की नजर SCO समिट पर टिक जाएगी। और टिकेगी भी क्यों ना, क्योंकि कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि RIC का सपना साकार हो सकता है। क्यों, तो ये भी जान लीजिए। जानकार तो यही मानते हैं कि जब विदेश मंत्री S जयशंकर चीन गए थे तो उन्होंने रूस, भारत और चीन के गठजोड़
यानी आरआईसी को मजबूत किए जाने की जरूरत पर संकेतों में हामी भरती थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीन में हैं, तो वहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसे में आरआईसी के मजबूत किए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भारत, रूस और चीन के साथ आने से एक ऐसा मंच स्थापित होगा जिससे एशियाई शक्तियों को चुनिंदा मुद्दों पर समन्वय का मौका मिल सकेगा। अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बीच चीन के लिए आरआईसी द्विपक्षीय तनावों की सीमा से परे समन्वय का एक मंच प्रदान करेगा। मास्को के लिहाज से इससे वैश्विक बदलावों को संतुलित करने के लिए एशियाई साझेदारी महत्वपूर्ण बन जाएगी। उधर दुनिया की नजर तीनों दिग्गजों की मुलाकात पर टिकी है। भविष्य में वर्ल्ड ऑर्डर की नई रूपरेखा तैयार की जा रही है, लेकिन भारत के सियासी गलियारे में इसे लेकर अलग ही राजनीति हो रही है। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब माय डियर फ्रेंड शी जिनपिंग हो गए इनके। अब हाथी पे चढ़ के मोदी जी थोड़े दिन घूमेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले ही बताइए, क्या गलवान का न्याय मिला? क्या अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को एंटी था वो फिर से स्थापित हुआ है? क्या हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल वहां गश्त लगा पा रहे हैं जहां अप्रैल 2020 से पहले लगा पाते थे? इन सब का जवाब प्रधानमंत्री लेकर आएंगे या नहीं आएंगे? दोस्त बदलते रहते हैं, फिर दिल टूट जाता है, फिर नए दोस्त ढूंढते हैं। देश की तो हालत आपने देख ही ली, अर्थव्यवस्था की हालत देख ली, विदेश नीति की हालत देख ली। देखिए, भारत अपने आत्मसम्मान से और अपनी हितों से समझौता नहीं कर सकता। पीछे भी देखा गया है, तो जब भी कोई ऐसा विषय आया जहां भारत को अपने हितों की बात करनी है, तो हमने हर जगह देखा है कि भारत अपने हितों के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। उसके बाद भी अगर कोई देश भारत के साथ अच्छा संबंध रखना चाहते हैं, स्वागत कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा है और इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री जी का जो इशारा है कि ड्रैगन और एलिफेंट, हाथी महाराज, ये दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो भारत को हर हाल में विश्वगुरु बनने के लिए उसको हर कदम उठाना है। 2 दिनों तक चीन के तियानजिन में एससीओ समिट चलेगा। तमाम मुद्दों पर चर्चा भी होगी, लेकिन असर मुद्दा तो टैरिफ पर अमेरिकी दबाव की नीति को पस्त करने की होगी। और ट्रंप की इस नीति को कैसे पस्त किया जाएगा, इस पर इन तिकड़ी के साझा बयानों का इंतजार है। आरआईसी का जो साकार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं अगले रिपोर्ट का। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले के जरिए टीटीपी और बीएलए ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से थर्रा कर रख दिया है। पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान में बीएलए ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। बीएलए ने पाक सेना के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है और बलूचिस्तान, जिसे पाकिस्तान ने लूटा, आज उसका सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के हमले से पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। बलूचों के साथ ही टीटीपी के लड़ाकों ने भी पाक आर्मी की नींद उड़ाकर रख दी है और अब एक बार फिर से साफ कर दिया है कि टीटीपी ने पाक आर्मी पर जोरदार हमला किया है। टीटीपी लड़ाकों ने पश्तूस्तान में पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर हमला किया और टीटीपी ने इस दौरान पाक आर्मी की कई गाड़ियां जब्त की हैं और इसके बाद पाक सैन्य वाहन के सामने चाय पीते हुए तस्वीरें भी साझा की गई हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और तारीखे तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठनों के लगातार हमलों से त्रस्त हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। बलूचों का हमला, पूरा पाकिस्तान दहला। टीटीपी की पिक्चर आई, नहीं करेंगे पाक सैनिकों की रिहाई। टीटीपी बीएलए का मोर्चा, इस्लामाबाद में खौफ की चर्चा। केटा में विस्फोट, मुनीर सेना पर बड़ी चोट। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में आजादी के लिए विद्रोह हो रहा है और इसमें सबसे आगे बलूचिस्तान है, जहां के बलूच लड़ाकों की दहाड़ से पाकिस्तान सेना के पैर उखड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में आजादी की मांग तेज हो गई है।
और बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले कर रहे हैं। सिंध और पीओके में भी आजादी की मांग उठ रही है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के खिलाफ 3 मोर्चे खुल गए हैं, जिससे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का खतरा मंडरा रहा है। शहबाज मुनीर की जोड़ी मीटिंगों के सिवाय कुछ नहीं कर पा रही। पाकिस्तान में सबसे बुरे हालात इस बार बलूचिस्तान के। बलूचिस्तान में 85% लोगों के पास साफ पानी नहीं, 70% बच्चे स्कूल नहीं जाते। बलूचिस्तान के पीएलए के हमले से पाकिस्तान डरा हुआ है। बलूचिस्तान में बलूचों ने स्वतंत्र बलूचिस्तान का ऐलान कर डाला है। बलूच लड़ाके पाक आर्मी पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। बलूचिस्तान में आजादी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं पाक आर्मी के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान में पीएलए ने कई बड़े हमले को अंजाम दिया। इन हमलों में पीएलए का टारगेट पाकिस्तान सेना थी। बलूचों ने बलूचिस्तान के कलात गेज और अवारन जैसे जगहों पर हमला कर पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। दावा ये भी है कि बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है, जिन्हें छुड़ाने में पाकिस्तान सेना के पसीने छूट रहे हैं। आसिम मुनीर और पाक सेना बौखलाई हुई है। ऐसे में पाकिस्तान सेना से बलूच पत्रकारों और आम बलूचों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में बलूच पर सेना का अत्याचार जारी है। बलूचों की आवाज को पाकिस्तान सेना दबा नहीं पा रही है और जुल्म पर उतर आई है। बलूचिस्तान में बलूच लोगों को लंबे समय तक अवैध हिरासत में रखने के बाद मार दिया जा रहा है। बलूचिस्तान में आए दिन युवक मारे जा रहे हैं। मानवाधिकार आयोग का आरोप है ऐसी घटनाएं बलूचिस्तान में सरकार द्वारा संचालित हिंसा के बढ़ते पैटर्न्स को दर्शाती है। बलूचों के साथ ही टीटीपी ने भी पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ कर रख दी है। टीटीपी लड़ाकों ने पाकिस्तान में कोहराम मचा कर रखा है और अब एक बार फिर से टीटीपी ने पाक आर्मी पर हमला किया है। टीटीपी लड़ाकों ने पश्तूनिस्तान में पाकिस्तान सेना की गाड़ी पर हमला किया। टीटीपी ने इस दौरान पाक आर्मी की गाड़ी जब्त की। टीटीपी लड़ाकों ने पाक सैन्य वाहन के सामने चाय पी और तस्वीरें साझा की। टीटीपी पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। ये संगठन खैबर पख्तूनख्वा के कबीलाई इलाकों में सक्रिय है और अक्सर सुरक्षा बलों पर हमले करता है। खैबर पख्तूनख्वा की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। अफगान तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद टीटीपी को समर्थन मिलने से पाकिस्तान आर्मी के लिए यह और भी खतरनाक हो गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठनों के लगातार हमलों से पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पीएलए और टीटीपी के घातक हमलों से पाक आर्मी पूरी तरीके से डर चुकी है और ऐसे में शहबाज मुनीर को अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में आई भयंकर बाढ़ ने तबाही मचा कर रख दी है। पंजाब में नदियां और नाले इस समय पूरी तरीके से उफान पर हैं, लबालब भरे हुए। पंजाब में 1988 की तबाही के बाद सबसे भीषण बाढ़ से अब इस वक्त जूझ रहा है। यहाँ 3 लाख एकड़ कृषि भूमि पर लगी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं और 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अगर बात की जाए पंजाब के 9 जिलों की तो इस वक्त वो बाढ़ की चपेट में है और खेत, घर, सड़कें और राजमार्ग सब कुछ पानी में डूब चुके हैं। कई गांवों में तो मकान टापू की तरह नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमें बड़े पैमाने पर यहां पर राहत बचाव अभियान चला रही। एयरफोर्स के चिनूक और MI 17 हेलीकॉप्टर्स लगातार लोगों को बाढ़ क्षेत्रों से बाहर निकाल रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। बॉर्डर के पास 20 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, जहां एक और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बनी फेंसिंग भी डूब चुकी है।
बीएसएफ की चौकियों के चारों तरफ करीब 10 फीट पानी भरा हुआ है और हालात ऐसे हैं कि जिधर निगाहें आप डालेंगे वहां कुछ दिख रहा है तो सिर्फ पानी और पानी। रिपोर्ट देखिए। पानी पानी पंजाब, तबाही बेहिसाब। 37 साल बाद फिर वही बाढ़, फिर वही मंजर। कुदरत का क्रोध, पंजाब में संकट के बादल। पंजाब से ये तस्वीर डरा रही है। नदियां और नाले खतरे के निशान को पार कर गई हैं। खेत खलिहान जलमग्न हो गए, सड़कें और पुल बह गए हैं और कई गांव पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट गए हैं। भीषण बाढ़ ने रिहायशी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं बाढ़ का पानी लोगों की गाढ़ी कमाई को अपने भीतर समा चुका है। लोग बेघर हैं, रोटी रोटी छिन गई है और चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। पंजाब के कई जिलों में लगातार जारी मूसलाधार बारिश ने इंसानी जिंदगी को गहरे संकट में ढकेल दिया है। 37 साल बाद एक बार फिर से पंजाब भीषण बाढ़ की चपेट में है। 9 जिलों में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। पठानकोट, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिल्का, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर में बाढ़ की विनाश लीला देखने को मिल रही है। 250 से ज्यादा गांव में 5 से 15 फीट तक पानी भरा हुआ है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव अभियान में चल रही हैं। गुरदासपुर के बॉर्डर वाले इलाकों और फिरोजपुर में हालात बेकाबू हैं। गुरदासपुर के मकोड़ा पत्तन इलाके में रावी का पानी स्टेट हाईवे पर आ गया है, जिससे सड़क कहीं कहीं दिखाई दे ही नहीं रही। आर्मी की टीमें नाव से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं और चिनूक हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। पंजाब के 9 जिलों में भारी बारिश के बाद 1018 गांव में बाढ़ के हालात हैं। बाढ़ बारिश में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोग लापता हैं। 11,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1988 की बाढ़ में पंजाब में करीब 11,20,000 क्यूसेक पानी आया था। इस बार अब तक 14,11,000 क्यूसेक पानी आ चुका है। इसी वजह से इसे प्रदेश के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ मानी जा रही है। रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर के धोने वाले में घुसी बांध टूट गया है। इसके चलते पानी करीब 15 किलोमीटर दूर अंजाला शहर तक जा पहुंचा है। बाढ़ की वजह से 80 गांव पानी में डूब चुके हैं। गुरदासपुर जिले के 323 गांव प्रभावित हुए हैं। बीएसएफ और भारतीय वायुसेना गुरदासपुर जिले में बाढ़ में फंसे लोगों को लगातार बचा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। पंजाब के गुरदासपुर में रावी नदी में आई बाढ़ की वजह से कई इलाकों में कई फुट पानी भर गया है। पंजाब में बाढ़ ने काफी आतंक मचाया, काफी कहर बरपाया और जिला गुरदासपुर की बात करें तो काफी गांव प्रभावित हुए हैं बाढ़ से। लेकिन अभी इसके ऑफिशियल डाटे जारी कर दिए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से और बताया गया है कि 343 गांव पे इफेक्ट हुआ है बाढ़ का। जिला गुरदासपुर के 343 गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं। उनमें कुल 26,000 लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ से और इनका रेस्क्यू पहले दिन से ही शुरू कर दिया गया था। इनको राहत कार्य शुरू कर दिए गए थे। जिला प्रशासन की तरफ से मदद पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी गई थी और 5,400 लोगों का अब तक रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, जिनके लिए 23 राहत शिविर शुरू किए गए हैं, जिनमें से 13 एक्टिव है, 13 चल रहे हैं, जबकि 10 राहत शिविरों में अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन राहत शिविर एक्टिव हैं, चल रहे हैं और पूरी तरह से तैयार हैं लोगों को शेल्टर देने के लिए। वहां पे उनके लिए